था। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? जी सर, गुड मॉर्निंग। आप ऑडिबल हैं सर? हाँ, ओके 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 ओके। हाँ, नमस्कार। मैं आपकी चिट्ठी एक बार देख लूं दोबारा। ये आपका वाइवा इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी तो बहुत पहले मैंने रिपोर्ट भेज दी हुई है। हेलो, मैम गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं सर? हाँ, नमस्कार मैम, क्या हाल है? सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? हाँ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी आई होप आपका कैंडिडेट आ गए? हाँ हाँ बिल्कुल सर, प्रेजेंट सब तैयार है। हाँ, और मैं एक्चुअली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्चुअली क्योंकि थीसिस को इवैल्यूएट किए हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं, और हाँ, और थीसिस में वो भी ट्रेस भी नहीं कर पाया हूँ कि मैंने कहाँ उसको रखा है। तो ठीक है, हेलो, आप सब लोग अपना माइक ऑफ कर दें। इनका रिक्वेस्ट है माइक ऑफ करें सर। प्रिया बोल रही ना, आप सब अपना माइक ऑफ करें। अच्छा प्लीज सब अपना माइक ऑफ कर लें। मैं वो भेज दिया तुम्हारे पास में वर्कशॉप और प्रजाति का दोनों भेज दिए, तो एक साथ भी आप कर दीजिए। तुम्हारे बन जाएंगे 20 तारीख में है, रात भेजा भी तो I will request everyone to switch off their mic ताकि हम आगे का काम कर पाए। हाँ, नीतू मैम, मैं ये कह रहा था कि एक तो थीसिस को इवैल्यूएट किए हुए काफी दिन हो गए हैं, और काफी डिले हो गया है इनका वाइवा। वो तो आपने रिक्वेस्ट किया तो मेरे दिमाग से तो बिल्कुल ही निकल गया था कि उनका वाइवा भी होना है। तो मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं कि वो एक पहले अपना एक प्रेजेंटेशन दे
ताकि मैं उसको दोबारा रिकॉल कर पाऊं, क्योंकि थीसिस मेरे सामने नहीं है। मैं इतनी जल्दी इस थीसिस को ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास थीसिस आते हैं, थीसिस आते हैं, कहाँ थीसिस पड़ा है मुझे खुद नहीं पता, तो मैं उसको अपने सामने नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी पहले रिसर्च स्कॉलर से कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन दें पहले, उसके बाद हम वाइवा शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ विकास आपका है? जी सर। हाँ जी। ओके ओके ओके। हाँ बताएं। मैं अपना माइक, सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें, सिर्फ हम विकास को सुनेंगे। जी सर। सर मेरे पीएचडी का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार एस प्रणाम सिंह के चित्रों का समीक्षात्मक अध्ययन। सर प्रस्तुत शोध पत्र 8 अध्यायों में विभक्त है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे धार्मिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं पर्यटन के लिए जाना जाता है, वही यह ललित कलाओं के लिए ख्याति प्राप्त है। भारत कला भवन एवं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ की अद्वितीय शोभा बनाए हुए है, जहाँ पर छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के अनेक विभागों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। वाराणसी धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। बनारस घाट एवं कुंभ का मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे अनेक चित्रकारों ने अपने विषय के रूप में अपनी तुलिका के कैनवास पर उतारा है। यहाँ के भारत कला भवन में अपनी लक्ष्मीलाल मजूमदार, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बसु आदि प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकारों के चित्र संग्रहित है। प्रथम अध्याय पूर्ण प्राकथन के अंतर्गत विषय प्रवेश, विषय चयन, शोध उद्देश्य व महत्व तथा शोध प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये भतीजा है ये जो बोल रहा। प्रथम अध्याय के अंतर्गत आधुनिक चित्रकला के विविध आयाम एवं यथार्थवादी चित्रण का बढ़ता प्रभाव विषय पर प्रकाश डाला गया है। आधुनिक कला विभिन्न आयामों के साथ पल्वित एवं पुष्पित होती रही है। तकनीकी विकास के साथ साथ कला ने कंप्यूटर के द्वारा चित्र बनाने से परहेज नहीं किया है। भारतीय चित्रकला के आधुनिक युग का प्रारंभ 20वीं सदी से माना जाता है। आधुनिक कला की चर्चा करते ही राजा रवि वर्मा का नाम सर्वप्रथम आता है, जिन्होंने यूरोपीय शैली का अनुकरण करके भारतीय देवी देवताओं तथा पौराणिक व्यक्तियों के चित्रों को आयाम माध्यम में चित्रित किया है। अवनीनाथ ठाकुर की वास तकनीक, नंदलाल के हरिपुरा पोस्टर, विनोद बिहारी के भित्ति चित्र, कोलाज तथा रांगोपाल विजयवर्गीय के जल एवं वास तकनीक, यामिनी राय की लोक शैली, अमृता शेरगिल के ग्राम्य जनजीवन एवं पर्वतीय स्त्री पुरुषों के चित्र जैसे केले बेचते हुए हाट जाते हुए अनेक समकालीन कलाकारों की कला शैली द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति पर आधारित सर्जित को देखकर जान पड़ता है कि आधुनिक कला विभिन्न आयामों के साथ अविरल धारा के रूप में बहती रही है। प्रथम अध्याय के दूसरे बिंदु के अंतर्गत यथार्थवादी चित्रण के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। आकार चित्रण में हुसैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे भारतीय आधुनिक कला के प्रतीक बन गए हैं और जनित दास, मंजीत बाबा, राजस्थान के परमानंद चोयल, मुंबई के सूजा, पद्मश्री, बद्रीनाथ शरण से लेकर एक लंबी श्रृंखला आकृति मूलक कलाकारों के द्वारा यथार्थवादी चित्रण की ओर बढ़ते प्रभाव की विस्तृत चर्चा की गई है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत समकालीन चित्रकार एस प्रणाम सिंह के जन्म एवं बाल्यावस्था में घटित होने वाली घटनाओं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा दीक्षा, रुचि तथा कला के प्रति प्रेम एवं समर्पण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। एस प्रणाम सिंह बचपन से ही कला के शौकीन रहे हैं। उन्होंने अपने पिता क्लासिकल संगीत एस राज बजाते कक्षा में पढ़ते थे। वहां पर लगी कलाकृतियों को देखना व उनकी प्रतिकृति करना
अपने बचपन से ही फिल्मों पोस्टरों के चित्रों की प्रतिकृति करते हुए शुरू आपकी रुचि कला में हुई, क्योंकि मणिपुर में फिल्मों के चित्र बनाने वाले कलाकारों को ही सही मायने में चित्रकार माना जाता था। एस प्रणाम सिंह ने बीएफए की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से प्राप्त की। एस प्रणाम सिंह को 1989 में जब वह बीएफए द्वितीय वर्ष में थे तो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रणाम सिंह ने एमएफए 1983 में कला भवन शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से प्रवेश लिया, जहां से 1985 में उन्होंने श्रेणी में डिग्री प्राप्त कर अपने अनेक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए। 1980 में मणिपुर राज्य ललितपुर कला अकादमी मणिपुर, 1982 में इंडियन सोसाइटी एंड ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता, 1985 में बिरला अकेडमी ऑफ आर्ट कलकत्ता, 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसे आपको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आपने चित्रण कार्य को रुकने नहीं दिया। अनेक एकल एवं सामूहिक प्रदर्शनियों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। कला के लिए सौंदर्य की समझ, संवेदनशीलता और प्रकृति में भी सभी गुण एस प्रणाम सिंह के सम्मिलित हैं। आपके बचपन से ही 3 शौक रहे हैं, कला, आध्यात्मिक और परोपकार। आपने तीनों को अपने जीवन में आत्मसात कर सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। चित्रकारी के साथ साथ आपको संगीत, कविताएं सुनते हुए कार्य करना आदि मुख्य रुचियां रही हैं। साथ ही गंगा घाट बनारस गलियों के रहस्यों से पर्दा उठाना आपका शौक रहा है। चित्रकार के प्रति अत्यधिक प्रेम एवं समर्पण रहा है। आपका कहना है कि ईश्वर ने उसके लिए काबिल समझकर भेजा है, तो इस क्षमता को अच्छी तरह समझकर अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। इससे मुझे पूरी संतुष्टि है। इसलिए बचपन से ही कला में रसे बचे हैं। पेंटिंग करना ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है। तभी आप एक कला अध्यापक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नियुक्त हैं और कला के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में सफल हुए हैं। देश विदेश में आपकी कलाकृतियों की मांग बढ़ रही है। आपके द्वारा बनाया गया ऐश्वर्या राय का चित्र इतना अद्भुत है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत एस प्रणाम सिंह के चित्रों के रूपात्मक तत्वों एवं सिद्धांतों के आधार पर समीक्षा की गई है। आपके चित्रों की रेखाओं में पूर्ण बल, गति एवं भाव विद्यमान है। आपके रेखांकन इतने सशक्त हैं कि देखते ही बनता है। विषय के रूप रेखांकन सशक्त तथा भावपूर्ण है। आपके अधिकांश रूप एवं आकृतियां आकर्षक एवं बड़े बने हैं, जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि दर्शक से सीधा संवाद करने के लिए आतुर हो रहे हों। एस प्रणाम सिंह ने अधिकांश चित्रों में गहरी तानों का प्रयोग किया है। लाल, गहरे पीले, नीले रंग का, ब्राउन रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। अन्य रंगों का कम प्रयोग किया है। आपने रंगों के प्रतीक रूप में दर्शाया है। आपने तान व पोत का कलात्मक रूप से प्रयोग किया है तथा अंतराल को विषय के रूप उपयोग किया है। आपने अधिकांश नीचे वाली अक्षित रेखा पर ही रूपों को सजोया है। एस प्रणाम सिंह के चित्रों में सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता तथा प्रमाण को बखूबी प्रयोग कर संयोजन को सफल बनाया है। आपके चित्रों में सभी तत्वों एवं सिद्धांतों को आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया गया है। अभिव्यक्ति को सशक्त बनाकर उसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रेक्षक को ठिठकने के लिए मजबूर कर देते हैं। चतुर्थ अध्याय में माध्यम के आधार पर एस प्रणाम सिंह के चित्रों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। आपने तेल, जल, पोस्टर, एक्रेलिक पेस्टल, मिश्रित माध्यम आदि का बखूबी प्रयोग कर अपने आप को एक सफल चित्रकार साबित किया है। आपने तेज एक्रेलिक माध्यम की अधिक संभावनाओं को उजागर कर कला के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पंचम अध्याय में एस प्रणाम सिंह के चित्रों पर प्रभाव,
धार्मिक विचारधारा का प्रभाव, ग्रामीण परिवेश, चित्रों में समकालीन कला का प्रभाव व चित्रों पर विदेशी यात्राओं एवं कलाकारों का प्रभाव चित्रों पर स्पष्ट झलकता है। फेज प्रथम 2 सिंगल गर्ल्स सैल्यूटीज यंग डिवोटी आफ्टर बाथ बाथर्स द टेम्पस 2 3 गर्ल्स 8 रिक्शा साधु ओन वे लैंप बियर तथा बाथर्स आदि चित्र इन सभी प्रभावों के सटीक उदाहरण हैं। सप्तम अध्याय में प्रणाम सिंह के चित्रों की समीक्षा सर्वेक्षण के आधार पर की गई है, जिसमें जन सामान्य की प्रतिक्रियाएं, कलाकारों व कला समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की समीक्षकों के आधार पर समीक्षा की गई है। यह जानना आपके लिए दिलचस्प हो सकता है कि उनके संग्रह में बहुत कुछ है। इस संग्रह का आसमान उनके स्टूडियो से लेकर उनके मन तक है। जैमितिक संरचनाओं में निर्मित कुछ परिचित रूपाकार जैसे स्त्री, गाय, साधु, छतरी, उन पर प्रयुक्त रंग बीते 2 दशकों में उनके मुहावरे बन चुके हैं, जो यह संकेत करता है कि हम जल्दी ही उनकी नई कृतियां देखने जा रहे हैं, बिल्कुल नई अवसाद के स्तर पर भी और विचार के स्तर पर भी। गौतम चटर्जी का कला समीक्षक दी हिंदू के द्वारा एस प्रणाम सिंह की कृतियों के बारे में लिखा है, जो कृतियां कैप्टिवेटिंग मूड, अभिमन्यु, यंग डिवोटी, बनारस घाट साधु, गली, सरस्वती, विजयदशमी, ओन हर वे, मोबाइल वुमेन आदि। सप्तम अध्याय में प्रणाम सिंह के चित्र कला प्रदर्शनियों में बिके चित्र, कला विक्रेताओं द्वारा बिके चित्र, जन सामान्य द्वारा खरीदे गए चित्रों पर चर्चा की गई है। प्रणाम सिंह के चित्रों को कला विक्रेताओं जैसे बीके बिरला कोलकाता, होटल क्लार्क वाराणसी, MIS ऑस्ट्रेलिया, भारत भवन भोपाल, IFEX न्यू दिल्ली, जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू, नेशनल ललित कला अकेडमी नई दिल्ली, JV जैन कॉलेज सहारनपुर, श्री कुंदकुंज जैन महाविद्यालय खतौली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र आदि विधिकाओं, कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटियों में चित्र रखे व खरीदे गए हैं। अष्टम अध्याय में आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में योगदान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एस प्रणाम सिंह जी चित्रों में अति यथार्थवादी तथा समकालीन कला की रचनात्मकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। आपने चित्रों के माध्यम से सामाजिक समस्या, आपसी प्रेम एवं संबंध, धार्मिकता, राष्ट्रीय प्रेम की भावना, ग्रामीण परिवेश, बनारस गली घाटों का संदेश दिया है। एस प्रणाम जी समकालीन कलाकारों में श्रेष्ठ कलाकार हैं। आपके द्वारा सर्जित चित्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने में सफल रहे हैं। आज एस प्रणाम सिंह आधुनिक कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एस प्रणाम सिंह ने मूर्त अमूर्त दोनों में संयुक्त श्री वृद्धि की है। आपने तकनीकी एवं चित्र संयोजन की प्रक्रिया को पराकाष्ठा तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपकी कला आधुनिकता के सभी गुणों से ओतप्रोत है। आपके चित्रों का सौंदर्य कला की कसौटी पर खरा उतरा है। आपके चित्र मौलिक एवं भाव अभिव्यक्ति से परिपूर्ण हैं। एस प्रणाम सिंह जी ने संपूर्ण जीवन कला की साधना करने में समर्पित कर दिया है। वे कला योगी, कर्मठ एवं निरंतर चित्रों का सृजन करके अपनी कलात्मकता रुचि को कम नहीं होने देते। नित्य नए प्रयोग एवं चित्रों को सर्जन करना ही वे अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। अपना अधिकांश समय प्रणाम जी कॉलेज व अपने स्टूडियो में ही व्यतीत करते हैं। प्रणाम जी अपने निश्चल स्नेह और सहज आत्मीयता की सजीव जीवंतता के साथ उदात्त मानवीय मूल्यों एवं अपने सहज सरल स्वभाव से सबको आकर्षित कर लेते हैं। इसी कारण वह अपने जीवन एवं सृजन दोनों में सफल रहे हैं। हेलो। बहुत अच्छा विकास जी। जी हेलो। सर। हाँ,
विकास जी, थीसिस आपका अच्छा था। देखें, मैं आपके बाकी एग्जामिनर्स का भी रिपोर्ट देख रहा था, पढ़ रहा था बैठ के। विकास, पहले तो ये बताइए कि आपने थीसिस पूरा अपना जो संक्षेप में अभी आपने बताया, लेकिन पहला तो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि आपने प्रणाम सर को, क्योंकि प्रणाम सर मेरे भी एक आदरणीय है, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, हम बहुत सारे वर्कशॉप और कैंप में एक साथ रहे हैं, बल्कि वो उनका एक बहुत सुंदर काम मेरे आर्ट गैलरी में भी लगा हुआ है। और पिछले तकरीबन शायद 30 सालों से हम एक साथ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो बहुत पास से उनको मुझे जानने का मौका मिला है। उनके परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है मेरे। तो मैं पहले तो ये पूछूंगा कि विकास राज जी, आप करते क्या हैं, क्योंकि आपसे मेरा परिचय नहीं है। सर मैं टीचिंग करता हूँ नेटो डिग्री कॉलेज में। कहाँ पर? सर ये नेटोर बिजनौर में पड़ता है। बिजनौर में पड़ता है। आप मतलब आर्ट के ही टीचर हैं? जी सर। खुद प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, जी सर। अच्छा। तो फिर सेकंड क्वेश्चन नेचुरली ये बनता है कि आपने अपने पीएचडी थीसिस के लिए प्रणाम सर को क्यों लिया? वाई, मतलब क्यों आपने उनको सिलेक्ट किया? क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं सुनो, मेरी बात सुनो, जनरली क्या होता है कि जब हम पीएचडी का टॉपिक करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हम उन विभूतियों को ले जो कि जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है या जो हमारे बीच नहीं है, उनके हम एनालिसिस करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर मैं प्रणाम सिंह सर का वो काम देखूं तो वो लगता है कि उनका तो अभी बहुत सारी यात्रा बाकी है उनके जीवन की, क्योंकि वो इतने एक्टिव हैं कि शायद हर दिन काम करते हैं, हर दिन एक नया चित्र बनाते हैं। तो हर दिन उनके काम में कुछ नयापन और कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जो कि उनके, जिसे कहते हैं ना, दाएं हाथ का खेल है। तो मुझे तो लगता है कि अभी उनके सारे कामों को एनालिसिस करके एक पीएचडी थीसिस में बिल्कुल समा देना, मुझे नहीं लगता कि अभी टाइम आया है, क्योंकि वो इतना अभी भी एक्टिव है, इतना काम कर रहे हैं कि कल क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। अभी जैसे कि उन्होंने लगाया और कम से कम वो पोर्ट्रेट जो है 7 फीट का पोर्ट्रेट है। और बाकी कहीं भी कैंप में जाते हैं, अभी बनारस में उन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए। तो हर दिन कुछ नया और काम मिलता है मुझे। तो जैसे कि आपका जब मैंने थीसिस देखा भी था और आज भी मैं अगर मैं उसको एनालिसिस करता हूँ तो लगता है कि अरे थीसिस में तो बहुत कुछ अभी करने को है, समेटने को है, अधूरा सा मुझे महसूस होता है। क्योंकि जो अगर वो व्यक्ति जो एक अपने मुकाम के हाई लेवल पे पहुंच गया है और पहुंचने के बाद वो ठहर जाता है या हमें ले जाता है, और वो तब उसके काम को हम शुरू से लेके ऊपर के टॉप पिनाकल तक की स्टडी को हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनका समझ ही नहीं आ रहा अभी इतने हाई पहुंच गए, इससे और हाई क्या पहुंचेंगे। तो अभी भी हम उनकी और आशा लगा के देख रहे हैं कि सर आप और क्या वंडर्स करने वाले हो, हैं, और क्या आगे बढ़ने वाले हो, हैं? एक वो क्वेस्ट जो दिमाग में हमेशा रहती है। तो एनीवे, आपने ऐसा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए एकेडमिक, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, अब हम टॉपिक ढूंढते हैं, करते हैं। तो पहला वही मैं क्वेश्चन होगा कि आपने प्रणाम सर को क्यों लिया? सर मैं 2006 में एमए किया मैंने जेविजन कॉलेज सहारनपुर से, डॉक्टर रामचंद्र सिंह हैं उनके अंडर में। तो सर वहीं पे आए हुए थे एक बार। जी सर, वहीं पे इनके कैटलॉग और उनकी कुछ पेंटिंगें मैंने वहां पे देखी। और सर से फिर उसके बाद मैं बनारस मिलने भी गया 2-3 बार। वहां पे मैं 2-3 दिन के लिए मैं रहा भी स्टार्टिंग में सर के पास ही। अच्छा। तो मुझे लगा कि सर का काम बहुत अच्छा है, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैंने सर से बात की, डॉक्टर रामचंद्र सिंह से, मगर सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ और सर के वर्क के ऊपर करना चाहता हूँ पीएचडी। तो कहने लगे तो बहुत अच्छा है, तो इसमें बाकी लोगों को भी ले लो, और मतलब 2-3 लोगों को ले लो।
जैसे डॉक्टर अजय जेटली जी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो बोला उनको ले लो साथ में, तो सब पे कंपैरिजन हो जाएगा इनका। लेकिन फिर मैं सर से मिला दोबारा से जाके बनारस, तो सर बोलने लगे भाई काफी काम हो जाएगा आपके पास, ये इतने लोगों से मिलोगे ना आप, सबके पास इतना काम है कि पहली बात तो आप इसे नहीं कर पाओगे, एक जो हमारा काम है या सर का काम है इलाहाबाद से, आप उनको भी नहीं कर पाओगे। एक टीचर का इतना काम है कि आपको काफी टाइम लगेगा इसमें, डेली नए काम होते रहते हैं, कि मेरे पास तो डेली होते हैं। आप मैं रहा उनके पास, स्टूडियो भी गया, कॉलेज भी गया उनके साथ, और वहीं पे रहा, तो ये डेली कुछ ना कुछ नया काम करते हैं। तो सर ने सजेस्ट किया कि आप मेरे ऊपर मतलब एक टीचर को, किसी को भी एक को चूज कर लो आप इसमें, तो मैंने सर को ही किया। तो सर सर के ऊपर अब मुझे मिलने में सबसे मतलब पोलाइट, जो बात करने में, टाइम देने में सबसे अच्छे सर लगे, तो मैंने सोचा सर के ऊपर पीएचडी कर ली जाए। रहने की व्यवस्था बनारस, सर मैं जब बनारस गया पहली बार, बोलो सर मैं बनारस पहली बार गया तो उन्होंने रहने की व्यवस्था भी मेरी करा दी खुद, कहने लगे वहां पे मत रहो होटल में, उनके स्टूडेंट थे पीएचडी करे उनके अंडर में, तो उनके पास ही मुझको स्टे कराया, 3-4 दिन में वहां पे रहा। तो इसीलिए मैंने सोचा सर के ऊपर ज्यादा बेटर रहेगा, आसानी से मतलब सब चीज मिल जाती हैं और कुछ सीखने को मिलेगा सर के पास। इट मीन्स आपका उनसे पहली बार मिलकर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आपने इसलिए उन्हें सिलेक्ट किया। जी, और उनका वर्क देख के। वर्क तो उनका है ही वंडरफुल। जी नहीं, विकास ये बताओ, उनके वर्क में ऐसा क्या आपको अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि ये मेरा रिसर्च का टॉपिक हो सकता है? देखें, 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि आप टीचिंग में हो। उसका ये कारण है, एक होता है एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। दूसरा होता है आलोचना करना, है। प्रशंसा करना और आलोचना करना में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अप्रिशिएट तो आप कर सकते हो, अप्रिशिएट किसी भी आप म्यूजियम में जाओ, किसी भी संग्रहालय में जाओ, आपकी कृतियां लगी हैं, आप उसको देख के मन में भी अप्रिशिएट कर सकते हो, आपके साथ जो घूम रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके साथ डिस्कस भी कर सकते हो। लेकिन जब हम पीएचडी रिसर्च की बात करते हैं ना, यहाँ पर आता है शब्द शोध, रिसर्च, तो वहां पर सिर्फ एप्रिसिएशन से काम नहीं चलता, वहां से सिर्फ एप्रिसिएशन से काम नहीं चलता। जब हम शोध में सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं है वहां की, हम वाह वाह करते हैं, क्या बात है, वाह है, वो शोध नहीं हुआ। रिसर्च में क्या है कि आपको बाल की खाल निकालने की जरूरत है। उसमें शोध में आपको आलोचनात्मक, चाहे वो सौंदर्यात्मक आलोचना क्यों ना हो, लेकिन उसको क्रिटिसिज्म जो है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव हो तो मजा आ जाए। देखो, प्रशंसा करना आसान है, लेकिन उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, नंबर 3, आपका रिसर्च सोसाइटी को क्या दे रहा है, समाज को क्या दे रहा है, कला समाज को क्या दे रहा है। ये 3 चीजें जो हैं पीएचडी का एक मूल तत्व होता है। जब आपका थीसिस मेरे पास आया था, तो मैं, देखो सब आपके सामने बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, लेकिन एक जो लेवल आगे, मैं फोन आ जाता तो शायद डिस्कनेक्ट हो जाऊं, आपके काम। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी आई एम ऑडिबल? ओके सर, सुन रहा है जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपके जब थीसिस मेरे पास आया, तो मुझे आपके थीसिस में कई कमियां नजर आई थी। अगर आप मेरे पास होते तो मैंने इसको आपको दोबारा निचोड़ देना था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी आप इतना मेहनत किया है वो एक बुक फॉर्म में आए, बुक फॉर्म में आए। तो लेकिन आपने इतनी मेहनत की, मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली आपका रिपोर्ट दिया, लेकिन अच्छा हुआ कि आज आप मेरे सामने हो। देखो, हमने आपको डॉक्टर तो बनाना है आज, ये तो सोच के आए हैं, तभी हम बैठे हैं, तभी मैंने हाँ किया है, नहीं तो मैं अपना टाइम नहीं देता है। लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आपके शोध में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मैं, क्योंकि बहुत सारे शोध मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं, मेरे पीछे अभी भी भंडार पड़ा है, और एकेडमिक के साथ साथ मैं खूब बहुत अपना काम करता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रणाम सिंह सर को जानने के लिए उम्र चाहिए,
एक दृष्टिकोण चाहिए, क्योंकि उनका काम इतना हाई एस्थेटिक्स में है। और उनके अगर आप शुरू के काम से, जब वो शांति निकेतन में थे या कलकत्ता में थे, और वहां से लेकर जब उन्होंने विनोद खन्ना का पोर्ट्रेट बनाया, और वहां से लेके अब तक जो जर्नी है, उस जर्नी में हुए हैं, और कैसे कैसे उन्होंने, अभी भी वो रिक्शा ड्राइंग करते हैं, अभी भी साधुओं को पेंट करते हैं। हर एक शो का क्या एक महत्व रहा है, वो कुछ ऐसी सी चीजें जो हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि गलती से थीसिस मेरे पास आ गई आपकी, उस आदमी की जिसका मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, और मैं शुरू से उनको जानता हूँ। तो अब वो जब मैं आपकी थीसिस पढ़ रहा था, तो मुझे रह रहे यार, इसने तो उस इतने बड़े चित्रकार को जस्टिस ही नहीं किया। अभी तो मेरे बहुत कुछ डालने को है, देने को है। ठीक है, तो वे कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्पेशली नीतू मैम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने चीजें आपको करवाया, लेकिन लेट हुआ काफी। ये चीजें बहुत लेट हो गई, क्योंकि बहुत पहले आपने चीजें शायद जमा किया। जी सर। सर मैं इस चीज में एक कहूंगी कि सर स्टार्टिंग में तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इनके साथ 2 मिस हैपनिंग हुई, इनके एक्सीडेंट्स हुए, इनकी फैमिली में हुआ, एक इनके बच्चे के साथ और एक इन्हीं के साथ हुआ। सर लॉकडाउन लगा, उस वजह से सर इनका काफी समय वेस्ट हुआ उन चीजों में। अच्छा, वो सर मेन कॉज रहा इनके साथ। जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस मेरा यही एक और सर जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ मैम, सर जो आप कह रहे थे उनसे मेरा भी इत्तेफाक है कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश हैं अभी, और जो रह गई हैं मैं भी सहमत हूँ इस चीज में। अगर ये बुक फॉर्म में लाते हैं तो इसको एक बार रिव्यू कराए बिना बुक फॉर्म में जाने नहीं दूंगी सर इसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी बात पे आने वाला था, क्योंकि थीसिस हम जब तक क्रिटिकली नहीं देखते हैं ना, और उसका रिसर्च का इनपुट होना बहुत बहुत जरूरी है। और अभी तो क्योंकि विकास बहुत पहले रजिस्टर्ड था, अब जिस ढंग से यूजीसी के नॉर्म्स आ गए हैं, उस हिसाब से थीसिस को इवैल्यूएट करना और उसको मतलब इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा सिस्टम्स चेंज हो चुके हैं। तो एनीवे, आपने कोशिश की, बहुत बढ़िया। मेरा और कोई सच क्वेश्चंस तो नहीं है। मैं वही चाह रहा था कि आपने क्यों लिया, क्योंकि उनको जानने का मुझे काफी मौका मिला है, और उनके काम को समझने का, खासकर स्त्री चित्रण का जो एक कोमल और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति उन्होंने की है, शायद भारत का कोई भी कलाकार इस लेवल पे नहीं कर पाता। उनके कैसे वो एब्स्ट्रैक्ट से काम शुरू करते हैं और कैसे वो रियलिज्म पे पहुंच जाता है, उतना सुंदर काम वो कोई और भी नहीं कर पाया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और बात करें, मैं चाहूंगा कि मेरे पास आपके जो दूसरे इवैल्यूएटर्स हैं जिन्होंने आपका पीएचडी किया है, मैं उनके प्रश्न जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या पूछा है, और उनमें से कोई अगर चीज आपको लगता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि जैसे मैं नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन वो कोई क्वेश्चन बन भी नहीं रहा। जैसे एक क्वेश्चन आया है, केमिकल रंगों का विस्तार से बताएं। दैट इज नॉट ए वैलिड क्वेश्चन, कि आपके उसमें से पृष्ठ का एक पुस्तक पर 8 रेफरेंस लिया गया है। ऐसा क्यों? इन्होंने किसी ने पूछा है कि शायद पेज नंबर 23 में एक ही बुक के आपने 8 रेफरेंसेस लिए हैं, तो वो उसके बारे में पूछने की कोशिश की है। आप नोट कर लें क्या क्या चीजें मैं पूछ रहा हूँ। देन पेज नंबर 93 पर केचुओं में उगने पर होता है यह वाक्य कई जगह पर, क्या कीचड़ में उगने पर खूब होता है, यह वाक्य कई जगह पर प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट है नारी चित्र में एक ही आयु का चेहरा एक जैसा है। पृष्ठ 108 पर डॉक्टर प्रणाम सिंह ने बनाया वे बनारस से कब डिग्री ली है, ऐसा कुछ पूछा है। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन एक नहीं ली नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है, शायद मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही। प्रणाम सिंह बनारस की डिग्री कब ली, उन्होंने पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा है। अब मुझे एग्जामिनर का नाम नहीं पता, लेकिन मैं अपनी क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। बाकी एक और मेरे पास प्रश्न हैं, वो है कि कला आचार्य एवं व्यावसायिक प्रोफेशनल चित्रकार में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि एक आर्ट टीचर जो एक प्रोफेसर हैं और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, इसमें क्या विशेषताएं, इम्पोर्टेंस आपको होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें कि एक आपके एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि भाई एक टीचर और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के बीच में क्या योग्यताएं, विशेषताएं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है तो आप इनके उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था कला शिक्षा एवं साहित्य में कला शिक्षक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। क्यों पता नहीं क्यों ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि थीसिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तब मतलब ड्यूटी है कि इसको पढ़ना और आपको बताना कि बाकी एग्जामिनर्स के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। क्राफ्टमैनशिप एवं कला में क्या अंतर है, यदि कलाकार प्रयोग धर्मिता छोड़ क्राफ्टमैनशिप को बल दे तो क्या कितना उचित है, अपना मत रखें। दोबारा ये एक और क्वेश्चन है, तीसरा। चौथा, वर्तमान कला जगत समूहवाद में ग्रसित है और इसमें कला समाज दर्पण का उद्देश्य सार्थक नहीं होता, और गैर सरकारी संस्थाएं दोनों शामिल हैं। ये कोई बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं ये क्वेश्चंस बड़ा इररिलेवेंट से हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने ये पूछा वर्तमान कला जगत समूहवाद से ग्रसित है, इस समूहवाद मतलब ग्रुपिज्म एंड गैर सरकारी संस्थाएं दोनों इसमें शामिल हैं, कला समाज का दर्पण है, इसका उद्देश्य सार्थक नहीं होता, आपकी क्या राय है। ये एक और क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक व्यक्ति जीवन में गलत सही सभी कार्य करता है, उसके जीवन काल में कला एवं कलाकार के मूल्यांकन एक बेमानी होगा, अपने अपने शोध प्रबंध मात्र एक पक्ष को ही आधार बनाया है, सीमित लोगों एवं कैटलॉग पेपर कटिंग व पूर्व शोध उपरोक्त प्रयोग है, आप अपना पक्ष रखें। ये तो मैंने भी आपसे पूछा कि हम हमेशा आर्टिस्ट का गुडी गुडी अच्छा है वही हम अपने थीसिस में देख रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन भी सेम ही है कि आपने एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा की है, लेकिन उसको क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया है। तो यही क्वेश्चन इनका भी है कि एक व्यक्ति जीवन में गलत सही सभी कार्य करता है, उसके जीवन काल में कला एवं कलाकार का मूल्यांकन एक बेमानी होगा, अपने शोध प्रबंध मात्र एक पक्ष को आधार माना है। ये चीज तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, जो कि एक एग्जामिनर ने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद कलाकार के जीवन दैनिक चर्चा एवं संस्था के प्रति उत्तरदायित्व प्रश्न को कलाकार उत्तरदायित्व प्रश्नों के कलाकार या अन्य कलाकारों एवं जन सामान्य विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। शोध उपाधि संतुष्ट है। देखो सभी जितने भी तीनों के तीनों एग्जामिनर ने आपके थीसिस को उपाधि के लिए तो संतुष्टि दे दी है, लेकिन क्रिटिकली एनालिसिस भी किया है। अभी जितने भी खासकर जो मैंने थर्ड रिपोर्ट पढ़ा वो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे आउट ऑफ थीसिस लगे जो उन्होंने पूछे हैं, और कुछ जो पांचवा क्वेश्चन है वो तो मैंने भी आपसे पूछा कि व्यक्ति काल में कैसे है। बाकी जो इन्होंने बात की है कि भाई अभी आपने शायद ये पॉइंट नोट किए हैं, इनमें से कोई अगर आप प्रश्न को उत्तर देना चाहते हैं तो यू आर फ्री, आप
बात कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य था कि आपको ये प्रश्न पढ़ के सुनाना, और इनमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इसको उत्तर मुझे देना चाहिए तो आप बताएं। तो क्राफ्ट्समैन शिल्प है जो, इसमें किसी विशेष शिल्प में कौशल या किसी चित्र को बनाने में डिजाइन और कला की गुणवत्ता, कलात्मकता मैनशिप में आती है सर। ये देखो जहां तक इस हाँ सर, मैनशिप जो होती है, जो कोई भी चित्र हाथ के द्वारा बनाया गया उसमें डिजाइनिंग, कलात्मकता, गुणवत्ता, वो मैनशिप के अंतर्गत आती है सर। एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं तो उसे मैनशिप कहते हैं। कला तो यही मैनशिप नहीं, क्राफ्टमैनशिप बोल लो पूरा वर्ड। क्राफ्टमैनशिप जी जी मैम। किसी विशेष शिल्प में कौशल या हाथ से बनाई गई डिजाइन को, कलात्मकता, गुणवत्ता को क्राफ्टमैनशिप बोलते हैं। ऐसा है, देखो सर ने भी बोला है शुरू के 3 क्वेश्चंस रिलेवेंट मुझे भी लग रहे थे, मैंने तुमसे भी बताई थी ये बात। इसमें तुम सीधी ये बात बताओ कि एस प्रणाम सिंह जी जैसे, हालांकि मुझे नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन एक सवाल इनको देख के बन रहा है कि एस प्रणाम सिंह जी एक शिक्षक भी हैं और उनके चित्र बिक भी रहे हैं। तो एक मूलतः बता दो मोटी सी बात कि एक कलाकार में और व्यावसायिक कलाकार में तुम्हें क्या भेद लगता है? तो भेद होता है कि नहीं होता है? होता है तो क्या होता है? जी, टीचर तो संस्था और अपनी कला के लिए ही काम करता है, और जी प्रोफेशनल चित्रकार अपनी पेंटिंग के दाम सही हो, पैसे के लिए, उसके लिए काम करता है। तो दोनों में एक ही, जो टीचर होता है वो संस्था अपने काम से अपने स्टूडेंट के प्रति ज्यादा काम करते हैं। विकास जी आप जो कहने हैं ना, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हम शिक्षक हैं ना, तो अगर हम रियाज नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को हम कभी भी गाना नहीं सिखा सकते। अगर हम ही बेसुरे हो गए तो जो आपके स्टूडेंट्स है ना, कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फील्ड में हमारा जो भी क्रिएटिव फील्ड है, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट है, चाहे विजुअल आर्ट्स है, अगर गुरु रियाज नहीं करता है तो वो शिक्षक से मतलब स्टूडेंट्स को भी कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो केवल बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना या केवल बहुत अच्छा टीचर होना, ये बिल्कुल आज की डेट में बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको दोनों चीजें बराबर करके चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं तो आप अपने शिष्य को भी नहीं कुछ सिखा सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अगर मुझे समय देंगे तो मैं जितना काम करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं आज इस प्रोफेसरशिप में हूँ, चेयरमैनशिप में हूँ, यूजीसी में हूँ, तो हम ये बोलते हैं, हम सबसे ज्यादा ना ये नहीं पूछते कि आपने कितनी क्लासेस ली हैं, हम ये पूछते हैं कि आपकी कितनी किताबें आई हैं, कितने रिसर्च टॉपिक हुए हैं। क्यों पूछते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यही पूछते हैं क्या आप अपने फील्ड में एक्टिव हैं कि नहीं। अगर आप अपने फील्ड में एक्टिव ही नहीं है तो आप स्टूडेंट्स को क्या दोगे? ठीक है, वो तो चलो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जब हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तो बात करते हैं तो मैं हमेशा ऐसे, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूं, तो मैं थीसिस को देखना मेरा सबसे लास्ट प्रायोरिटी होता है, पीएचडी करवाना भी मेरा लास्ट प्रायोरिटी होता है। लेकिन क्या है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूं, प्रणाम सिंह को इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि वो एक अच्छे टीचर भी हैं, उनके बहुत अच्छे स्टूडेंट उनको फॉलो भी करते हैं। आज की डेट में विश्वकर्मा जी को ले लें, वो उनके इतने अच्छे स्टूडेंट है, आज बीएचयू बैठे हैं और इतना बड़े काशी से वहां निकले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने जितने अच्छे सुंदर चित्र भी बनाए हैं, उतने सुंदर उन्होंने अपने शिष्य भी बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने एकेडमिक प्लस एज एन आर्टिस्ट दोनों को कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर आप कविता लिखते हो और आपकी कविता किसी को अच्छी लगती है, वो अगर वो पैसे दे के जाता है तो वो कमर्शियल नहीं होता जी। और मैं इसलिए एक एग्जांपल लेके अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बहुत अच्छे कवि हैं हमारे बीच में, गुलजार साहब जब अपनी पोइट्री लिखते हैं तो कमाल है, लेकिन वो फिल्मों जो लिखते हैं वो भी और भी कमाल है।
अगर फिल्म के लिए कोई उनको पैसे दे जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी पोइट्री खराब हो गई या उसका लेवल कम हो गया। अरे लेवल तो उससे और हाई हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्यवसायिक अगर कोई आदमी कहता है कि भाई वो तो पेंटिंग बेचता है और उसकी पेंटिंग बिकती है तो वो कमर्शियल हो गया, तो कमर्शियल और आर्टिस्टिक में मैं बिल्कुल तुलना नहीं मानता। अगर वो कमर्शियल है तो वो सबसे ज्यादा ऊंचा आर्टिस्ट है, क्योंकि उसको कम से कम समाज तो उसको एक्सेप्ट तो कर रहा है ना, उसकी कविताओं को सुन तो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये आई थिंक ये ओपन वाइवा है, अगर किसी और को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। एनीबॉडी? पूछना चाहिए नहीं लग रहा क्योंकि विकास जी, ऐसे तो हम पूरे से आपके मैडम और बाकी जितने भी आज यहाँ जुड़े हुए हैं और वहां आने का मौका तो नहीं मिला आपसे, और मैं इससे कहते हैं ना कई बार क्या होता है कि पीएचडी का वाइवा फॉर्मल तो होता है, लेकिन पीएचडी के वाइवा उसके शुरू होने और उसके बाद का जो इवेंट्स होते हैं ना, वो इनफॉर्मल वे में हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीख जाते हैं। और जैसे कि आप विकास जी अभी हम ऑनलाइन हैं तो आप भी सहमे हुए हैं, अब आपके नाम के सामने डॉक्टर लगने वाला है, तो इसलिए भी आप थोड़े टेंस भी हैं, तो शायद उतना फ्रीली आप बात नहीं करेंगे, लेकिन एक वो इनफॉर्मेलिटी जो है उसको हम मिस कर रहे हैं यहाँ एक दूसरे के सामने बैठ के। लेकिन आई एम देयर फॉर यू, मैं हमेशा ये हूँ, आपको कभी भी लाइफ में कुछ चीजें डिस्कस करनी हो और बात करनी हो इसके लेवल पे, तो एज ए बिग ब्रदर, एज ए फ्रेंड आप मुझे ट्रीट करें, और अगर मैं कुछ आपके लिए कर पाऊं तो मेरा सौभाग्य। दिस वाइवा एंड मैं आपको विकास राज जी को डॉक्टर विकास राज जी के साथ संबोधित करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। इनकी जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज हैं, मैंने तो सर में जब हुई तो 2001 में गंभीर सर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मैं अजय जेटली, हेमंत द्विवेदी सब हम एक साथ। हाँ मैं हम सब उसी में थे जितने। चलो थैंक यू सर, आपने सर टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर, और मैं आगे भी चीजें आपसे कंसीडर करूंगी। मुझे भी तो सर एक ब्रदर के रूप में सर आपका साथ मिला है। थैंक यू सर। नहीं, आई एम देयर फॉर यू। हाँ बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके ओके ओके, कांग्रेचुलेशंस विकास, कांग्रेचुलेशंस। बधाई हो विकास जी, डॉक्टर विकास जी। मैडम थैंक यू। थैंक यू।